नमस्कार। मैं ललित कुमार ठाकुर हाजिर हूँ कृषि भूगोल के अंतर्गत एक छोटा सा विषय लेकर। आज का हमारा टॉपिक है सस्य संकेंद्रण, क्रॉप कॉन्सन्ट्रेशन। इस टॉपिक में हम जानेंगे सस्य संकेंद्रण, क्रॉप कॉन्सन्ट्रेशन क्या है, फिर उसके बाद क्रॉप कॉन्सन्ट्रेशन या सस्य संकेंद्रण ज्ञात करने के जो विभिन्न विधि है, सूत्रों का प्रयोग किया गया है विभिन्न विद्वानों के माध्यम से, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न अक्सर आपके पीजी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सस्य संकेंद्रण के बारे में। इससे पहले कि शुरू करें, हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर भारत के संदर्भ में ही बात करें, अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे चावल प्रधान, जो गंगा नदी की घाटी का क्षेत्र है, चावल प्रधान क्षेत्र है। तो चावल प्रधान क्षेत्र है, यानी कि कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, इस रीजन में चावल या धान के फसल का संकेंद्रण क्या है, अधिक है। और ये संकेंद्रण निर्भर करता है उस धरातल की बनावट कैसे है, जैसे कि मृदा की बनावट कैसे है, उस क्षेत्र की जलवायु कैसे है, वहाँ पे सिंचाई की मात्रा कितना है, वर्षा की मात्रा क्या है। यह सभी तत्व ये निर्धारित करते हैं कि किसी क्षेत्र में किसी फसल का संकेंद्रण किस प्रकार होगा। कृषि के विशेष तत्व के संकेंद्रण से अभिप्राय है कि किसी क्षेत्र विशेष में तत्व विशेष का संकेंद्रण की मात्रा या संकेंद्रण कितना है। सस्य यानी फसल, पशुधन, कृषि उद्यमों के संकेंद्रण से अभिप्राय है कि इन्हें अध्यारोपित ऐसे क्षेत्र स्पष्ट होते हैं जिससे उनका प्रादेशिक संकेंद्रण होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पूर्वी भारत में चावल का संकेंद्रण अधिक है, पश्चिमी राजस्थान में बाजरा प्रदेश, रेगुर काली मृदा, गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें क्या है, काली मिट्टी होने की वजह से कपास क्षेत्र कहलाता है। आदि ऐसे सस्य संकेंद्रण प्रदेश है जिसमें कोई फसल विशेष क्या होता है, अधिक संकेंद्रण। स्पष्ट तौर पे इन सभी का कहने का मतलब है कि धरातल की प्रकृति, वहाँ की मृदा की बनावट कैसे है, वहाँ की तापमान कैसे है, वहाँ का जलवायु किस प्रकार है, आर्द्रता या वर्षा की मात्रा किस प्रकार है, ये सभी तत्व मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशेष रीजन में किस प्रकार के फसल का, जैसे कि जिन क्षेत्रों में पानी की मात्रा कम पाई जाती है उन क्षेत्रों में मोटे अनाज का संकेंद्रण अधिक हो जाता है। वैसे ही जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पे चावल जैसे पानी वाले फसलों का क्या हो जाता है, संकेंद्रण हो जाता है। तो स्पष्ट है कि किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित भौतिक दशाओं के अनुरूप किसी फसल विशेष का संकेंद्रण हो जाना ही क्या कहलाता है, सस्य संकेंद्रण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्य संकेंद्रण प्रदेशों के सीमांकन। सस्य संकेंद्रण प्रदेशों के सीमांकन हेतु सांख्यिकीय तकनीकें विकसित की गई है तथा प्रयोग में लाई जाती है। संपूर्ण कृषि क्षेत्र में किसी फसल के अंतर्गत क्षेत्र का प्रतिशत अंशदान तथा अवस्थिति लब्धि की सहायता से फसलों की सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में सस्य संकेंद्रण की कुछ बहुप्रचलित तकनीकें बहुत फेमस है। जो वो कौन कौन से ऐसे तकनीकी है जो ये ज्ञात करे कि किसी क्षेत्र विशेष में किस फसल का संकेंद्रण अधिक है, उसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विभिन्न तकनीकों या विधियों के बारे में। भारत सरकार के कृषि विभाग ने स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर सस्य संकेंद्रण निर्धारण के सूत्र बनाए। तो सस्य संकेंद्रण निर्धारण के जो सूत्र है भारत सरकार के कृषि विभाग के द्वारा, ध्यान रखेंगे जे किसी फसल विशेष का नाम है। यहाँ पे जे यानी कि मान लेते हैं ये चावल फसल है। ठीक है, सस्य संकेंद्रण बराबर समेशन ऑफ AI जे डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ AIA होल डिवाइडेड बाई NI डिवाइडेड बाई NO इंटू 100, जहाँ AIJ मतलब है जे मतलब वर्ष है। ठीक है, कोई निश्चित वर्ष है, मान लेते हैं 2010 है। जे वर्ष में एक फसल के अंतर्गत क्षेत्र, जैसे अगर हम चावल की फसल की बात करें, हमें चावल की फसल का संकेंद्रण ज्ञात करना है किसी क्षेत्र विशेष में और किसी समय अवधि में। तो जे क्या है, समय अवधि है।
ठीक है। ए आई जे, समेशन ऑफ ए आई जे का मतलब होगा कि जे वर्ष में उस निश्चित फसल के अंतर्गत क्षेत्र कितना आता है, ठीक। फिर ए आई ए है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। ए बराबर आधार वर्ष में शस्य के अंतर्गत क्षेत्र है। तो यदि हमने आधार वर्ष लिया है, उस आधार वर्ष में उसी फसल के अंतर्गत हमारा कितना क्षेत्र आता था, ठीक है। उसके बाद एन आई से मतलब है कि उस वर्ष के दौरान कुल बोया गया क्षेत्र कितना है। फिर एन ओ का मतलब है आधार वर्ष में बोया गया क्षेत्र कितना है, और इसको इंटू 100 कर देंगे। उसके पश्चात क्या होगा, हमारा शस्य संकेंद्रण निकल जाएगा। 1940 के दशक में अवस्थिति लब्धि तकनीक का प्रयोग मुख्यतः औद्योगिक अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए किया गया था। फ्लोरेंस 1948 ने कृषि प्रदेश में एक उद्यम के अंशदान को ज्ञात करने के लिए अवस्थिति लब्धि तकनीकों का प्रयोग किया। उन्होंने निम्न सूत्र का प्रयोग किया। फ्लोरेंस ने किया था, जो सूत्र का प्रयोग किया था वो है ई सी डिवाइडेड बाई ई एन होल डिवाइडेड बाई टी सी डिवाइडेड बाई टी एन। यहाँ पे ई सी किसी जिले, प्रदेश या राज्य में उद्यम का क्षेत्र है, कितना क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। ई एन बराबर होता है उस उद्यम का राष्ट्र में क्षेत्र कितना है, ठीक है, यानी कि पूरे राष्ट्र, पूरे देश के हिसाब से वो क्षेत्र कितना है। टी सी किसी जिले, प्रदेश या राज्य में विशिष्ट उद्यमों में कुल क्षेत्र कितना है, ठीक है, उस प्रदेश में कुल क्षेत्र कितना है। उसके बाद टी एन है उस उद्यम का राज्य में क्षेत्र कितना है। इस सूत्र का करके कर हम शस्य संकेंद्रण को ज्ञात कर सकते हैं, जो फ्लोरेंस ने 1948 में दिया था। यह एक सरल विधि है तथा इसके परिणामों की व्याख्या करना कठिन है, क्योंकि किसी उद्यम के संकेंद्रण मात्रा क्षेत्र का ही प्रकार या नहीं होता है। अन्य सामाजिक आर्थिक कारक भी उस उद्यम को प्रभावित समान रूप से प्रभावित करता है। अतः इस तकनीकी को मौलिक रूप से प्रयुक्त करना निरर्थक है। चिसोम महोदय ने स्थानीयकरण में गुणांक कोफिशिएंट ऑफ लोकलाइजेशन, स्थानीयकरण में गुणांक की सहायता से सापेक्ष प्रादेशिक संकेंद्रण को भी मापने का प्रयास किया, जिससे किसी भी उद्यम के अंतर्गत क्षेत्र की स्थानीय तथा राष्ट्रीय अनुपातों के मध्य अंतर की गणना की जा सके। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। देखो, कहना क्या चाहता है कि आप सबको पता है कि हर फसल के उत्पादन के लिए तापमान की स्थिति अलग होती है, वहाँ की मृदा की बनावट अलग चाहिए होता है, तथा वहाँ की आर्द्रता, वर्षा की मात्रा अलग चाहिए होता है। तो ये सभी तत्व मिलकर यह निर्धारित करते हैं कि पूरे देश में किसी अलग क्षेत्र में किस प्रकार का फसल उत्पादन होना चाहिए, और यही क्या है, शस्य संकेंद्रण कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में किस फसल का उसके धरातलीय अनुरूप के अनुसार वहाँ पे उसका उत्पादन अधिक हो रहा है या संकेंद्रण अधिक है, उसकी मात्रा कितना है, उसको निर्धारित करने के लिए भारतीय कृषि विभाग द्वारा सूत्र दिया गया था। फ्लोरेंस महोदय 1948 में दिया था, जिसे हम लोग देखें। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें बस इतना ही है। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, घर में होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।